जो इस्लामी कट्टरपंथियों का पूरा एक जमावड़ा था, उन्होंने मिलकर इस पूरे तख्ता पलट को अंजाम दिया। स्टूडेंट्स के पीछे बड़ी ताकत थी। आखिरकार एक और इस्लामी मुल्क बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट हो गया और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा। दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक लंबे समय तो नहीं, बहुत लंबा समय ही नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे थे और ये आंदोलन, स्टूडेंट्स का जो आंदोलन है वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर था। और ये आंदोलन इतना बड़ा, इस आंदोलन के कारण करीब जो गुस्साई हुई भीड़ थी उसने 17 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को लिंच करके मार दिया। कई स्टूडेंट्स की मौत हुई और कुल मिलाकर 300 से 700 लोग पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो मारे गए। और उसके बाद ये बढ़ता हुआ गुस्सा जो है, स्टूडेंट्स आंदोलन इस हद तक उग्र हो गया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन रुकिए, क्या वास्तव में ये स्टूडेंट्स आंदोलन था? ये बड़ा सवाल आज हमारे सामने है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कुछ बांग्लादेश में जो कुछ प्रदर्शन शुरू हुए उसकी लीड जो है, उसका नेतृत्व है, स्टूडेंट्स कर रहे थे और इस पूरे आंदोलन की शुरुआत स्टूडेंट्स ने की थी। दरअसल स्टूडेंट्स बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के जो आरक्षण की जो एक नीति थी, उस आरक्षण की नीति के खिलाफ थे और इसलिए जो है उस आरक्षण की नीति के विरोध में ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये जो पूरी आरक्षण की जो पॉलिसी थी ये टर्न अराउंड हो गई थी, ये पलट गई थी। तो जो पॉलिसी थी जिसको लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा था वो तो पॉलिसी बदल गई थी। उसके बावजूद जो है आंदोलन क्यों नहीं थमा, ये बड़ा सवाल है। और जब ये आरक्षण की नीति पलट गई थी उसके बाद 3 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बाकायदा जितने स्टूडेंट्स थे उनको बातचीत के लिए बुलाया था, कहा कि चलिए हम बैठ करके इसका सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ने बातचीत की टेबल पर आने से साफ इनकार कर दिया और अल्टीमेटली जो है ये गुस्सा इस हद तक बढ़ता गया कि जो वहाँ के सेना के जनरल थे उन्होंने शेख हसीना को कह दिया कि मैं आपको 45 मिनट दे रहा हूँ, आप 45 मिनट में देश छोड़कर सुरक्षित यहाँ से निकल जाइए। क्योंकि सेना ने भी बिल्कुल हथियार डाल दिए थे, सेना ने साफ तौर पर कह दिया था वो आगे कुछ भी नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वही नज़ारा जो कुछ समय पहले हमने अफ़गानिस्तान में देखा था, वही नज़ारा कुछ समय पहले जो हमने श्रीलंका में देखा था, वही हमें बांग्लादेश में देखने को मिला। जो तमाम जो स्टूडेंट्स जिनको कहा जा रहा है उनकी भीड़ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के घर में घुस गई। वहाँ पर वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का खाना जिस तरह से खा रहे थे, जिस तरह से वहाँ वो उनका बिस्तर और उनके तकिए सब लूट रहे थे, जिस तरह से वहाँ जानवरों को लूट रहे थे, मछली पकड़ के ले जा रहे थे, वो दृश्य आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टूडेंट्स तो नहीं हैं, ये स्टूडेंट्स से ज़्यादा कुछ लोग हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि स्टूडेंट्स से ज़्यादा कौन लोग हैं। ये माना जा रहा है कि इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और जमात इस्लामी, ऐसी जो कट्टरपंथी संगठन है, उनका हाथ था। कुछ हद तक लोग ये भी कह रहे हैं कि चीन का भी कहीं ना कहीं इसमें जो है संरक्षण प्राप्त था। जो आंदोलनकारी हैं, जो लोग इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, उनको कुछ हद तक चीन भी उनको संरक्षण दे रहा था। तो चीन, पाकिस्तान और जो इस्लामी कट्टरपंथी हैं, और कुछ हद तक जो है ये भी है कि ऐसे कुछ जो इस्लामी कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में नहीं हैं, जिनको बांग्लादेश ने आतंकवादी कह दिया था, जो पाकिस्तान या फिर जो है अमेरिका में कहीं बैठे हुए हैं, उन लोगों का भी इस पूरे आंदोलन के पीछे हाथ था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो इस्लामी कट्टरपंथियों का पूरा एक जमावड़ा था, उन्होंने मिलकर इस पूरे तख्ता पलट को अंजाम दिया। स्टूडेंट्स के पीछे बड़ी ताकत थी। अभी बहुत चीज़ें सामने आनी बाकी हैं, क्योंकि और कौन सी ताकतें थी। कुछ लोग इसको अमेरिका की डीप स्टेट की भी बात कर रहे हैं कि अमेरिका की डीप स्टेट भी इसके पीछे थी, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में चुनाव हुए थे उसको लेकर अमेरिका भी बहुत खुश नहीं था। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं अमेरिका की डीप स्टेट, कुछ लोग जॉर्ज सोरोस का भी नाम ले रहे हैं कि वो पूरा जो इनकी जो पूरी मिली भगत है या ये सब कुछ जो है वो सब इसके पीछे। अभी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होना बाकी है, लेकिन बड़ा सवाल जो है वो ये है कि अब बांग्लादेश में आगे क्या होगा। बांग्लादेश की जो सेना है उसने एक अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। उसने कहा है जो सभी पार्टियों से बात करेंगे एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और
देश को एक बार फिर से नॉर्मलसी की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि अंतरिम सरकार कौन होगी, उसका प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या जमात इस्लामी से कोई होगा या बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसकी तरफ से कोई होगा या कोई और व्यक्ति होगा, ये सारे सवाल जो हैं अभी अभी हमारे सामने। और अगर जमात इस्लामी के हाथ में बांग्लादेश की बागडोर जाती है तो फिर समझ लीजिए कि आईएसआई, पाकिस्तान और जमात इस्लामी, ये पूरा जो गठजोड़ है, ये किस तरह का एक जो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा होगा, इसको लेकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बात और नोट कीजिए कि जो कुछ आंदोलनकारी थे, इन्होंने जो बांग्लादेश के जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान की जो तमाम तस्वीरें थीं, शेख मुजीबुर रहमान के जो प्रतिमाएं थीं, उनके ऊपर प्रहार किया, उनको तोड़ दिया, उनको नष्ट कर दिया, उनको डीफेस किया। अब सवाल है कि आप बांग्लादेश के जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं उनसे आपकी क्या गुस्सा है। आप ये मत भूलिए कि शेख मुजीबुर रहमान जो है उनकी पहल पर बांग्लादेश बना, भारत के सहयोग से बना और पाकिस्तान का विरोध करके बना। तो आज अगर कट्टरपंथी जो इस्लामी संगठन है या जो कट्टरपंथी हैं बांग्लादेश के, अगर उनके निशाने पर शेख मुजीबुर रहमान है तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का इसमें जो है कितना बड़ा हाथ हो सकता है और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो इसमें क्या बड़ी भूमिका निभा रही है। और इसलिए जो है ये भारत के सामने एक बड़ा खतरा हमारे सामने भी खड़ा हो गया। भारत के लिए एक बड़ा ये संकट है, एक तरह से कह सकते हैं, एक चुनौती है, एक चेतावनी है भारत के सामने कि भारत बांग्लादेश के जो नया संकट है इससे भारत अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेगा। भारत के लिए चुनौतियां इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि भारत की करीब 4000 किलोमीटर की सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है और 5 भारत के राज्य हैं, इसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जो पहले ही बहुत सेंसिटिव हैं, ऊपर से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल है, ये तमाम राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो अब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका जो परिणाम होगा वो ये भी हो सकता है कि उसमें बहुत सारे जो वहाँ पर हिंदू रह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की 10% आबादी वहाँ अभी भी हिंदू हैं। और जब ये आंदोलन उग्र हुआ तो आंदोलनकारियों ने वहाँ जो हिंदू रह रहे हैं, जो माइनॉरिटी हिंदू हैं, उनको भी निशाना बनाना शुरू किया था, उनके घर तोड़ने शुरू कर दिए। कुछ हिंदू जो वहाँ पे काउंसलर थे, कुछ बाकी थे, उनको लिंच करके उनकी हत्या करके मार दिया गया। तो हिंदुओं को वहाँ निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो वहाँ की करीब 1.25 करोड़ जो वहाँ पर हिंदू हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देखेंगे। ये जो है ये इस बात को लेकर के आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है वो सुरक्षा की तलाश में भारत की तरफ आएँ। और ये भी हो सकता है कि इसके अलावा जो बांग्लादेशी घुसपैठी, यानी ये तो शरणार्थी होंगे जो आएंगे, लेकिन बहुत सारे घुसपैठी अभी जो भारत में सोचते हैं कि भारत में बस करके यहाँ पर उनको रहने खाने का अच्छा इंतज़ाम हो सकता है, तो वो ऐसे घुसपैठी भी भारत में आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो 4000 किलोमीटर की लंबी सीमा है वो ज़्यादातर सीमा जो है वो उसकी फेंसिंग नहीं हुई है। वहाँ पर बहुत सारी सीमा ऐसी है जहाँ पर आसानी से भारत में प्रवेश किया जा सकता है। तो उसमें कुछ आतंकवादी हैं, कुछ आईएसआई के लोग हैं, ये सब खतरे हैं। इसलिए भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। वहाँ से अब जो लोग आएंगे उनको कैसे भारत देखेगा, कैसे उनको अगर शरण देने की ज़रूरत पड़ी या उनको कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो हैं भारत के सामने एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया। इसके अलावा भारत के सामने दूसरा बड़ा खतरा ये है कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है और अब बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सरकार थी वो प्रो इंडिया सरकार है। हम सब जानते हैं भारत के साथ शेख हसीना के बहुत अच्छे संबंध थे और शेख हसीना जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का, जो इस्लामी कट्टरपंथी हैं, आतंकवादियों को जिस तरह से डील करती थी, अब वहाँ की जो नई सरकार होगी इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि वो भी ऐसे ही डील करेगी, क्योंकि नई सरकार कट्टरपंथियों के सहयोग से बनेगी। कट्टरपंथी अपनी ताकत दिखा चुके हैं। तो ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान रहेगा, दूसरी तरफ भारत के बांग्लादेश जो है वो, जो कि अब भारत के लिए इतना मुफीद देश नहीं रहेगा, एक तरफ चाइना है। तो अब भारत एक तरह से कह सकते हैं कि चारों तरफ ऐसे देशों से घिरा हुआ है। अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब हैं ही। तो ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो भारत को लेकर बहुत अच्छी सोच नहीं रखते हैं। तो ये खतरे भारत के लिए बड़े हो सकते हैं। और भारत के लिए एक बड़ा खतरा यह है कि जिस तरह के आंदोलन, जिस तरह का उग्र प्रदर्शन बांग्लादेश में हुआ था, उस तरह के प्रदर्शन करने की भारत में भी साजिशें हो चुकी हैं। चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर शाहीन बाग जिस तरह से बनाया गया था, या जिस तरह से भारत में स्टूडेंट्स को भड़काने की कोशिश चल रही है। पहली बार ऐसा नहीं, ऐसा कई बार भारत में हो चुका है। और अब एक बार फिर से ये ताकतें बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है
उसको देखते हुए इन ताकतों को नई ताकत मिल सकती है और ये भारत में भी इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए ना, जो तमाम भारत की विपक्षी पार्टियां हैं और जो मोदी विरोधी ताकतें हैं, वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं कि तानाशाही का अंजाम ऐसे ही होना था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तानाशाह कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी इस तरह का वो किया जाता है। और ये भी कहा जाए, ये बांग्लादेश को लेकर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वहाँ चुनाव जो है वो शेख हसीना ने रिग किए थे। भारत में भी ठीक इसी तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि नरेंद्र मोदी तो चुनाव रिग करके जीतते हैं और ईवीएम का गड़बड़ी लेके। तो ठीक उसी तरह के जिस तरह के प्रयोग जो हैं बांग्लादेश में सफल हुआ है, उस तरह के प्रयोग भारत में पिछले कई सालों से लगातार करने की साजिशें हो रही हैं। इसलिए भी खतरा है कि इन ताकतों को बांग्लादेश के परिणाम से इन ताकतों को क्या नई ताकत मिलेगी, नई शक्ति मिलेगी। मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, ये देखिएगा आप। इस संबंध में आपको एक विजय पटेल हैं जो एक ओनली फैक्ट करके एक फैक्ट चेकर हैं, एक रणनीतिकार हैं, उनके आप ट्वीट देखिएगा। उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं, उनका पूरा का पूरा जो थ्रेड है वो ज़रूर देखना चाहिए। उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे जो है एक नदीम खान का उन्होंने दिखाया तस्वीर, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये नदीम खान जो है, नदीम खान क्या लिख रहा है? नदीम खान लिख रहा है कि बांग्लादेश में लोगों को मुबारकबाद, और बांग्लादेश में जो हुआ भारत में भी जो है वो हो सकता है। ये नदीम खान कह रहा है। ये नदीम खान कौन है? ये नदीम खान जो है वो दरअसल वही जो शाहीन बाग जो बना था, दिल्ली दंगे हुए थे, उसमें शर्जील इमाम का सहयोगी है। और इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं? इनके पीछे जो हैं वो जो जिन ताकतों के बारे में बताया जा रहा है, अजीत शाह नाम का एक व्यक्ति है, जो अजीत शाह है जिसने इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ऑफ अमेरिका, ये अजीत शाह अमेरिका में बसा हुआ है और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ऑफ अमेरिका जो है उसका ये एडवाइज़र है। और इसकी पत्नी सरिता पांडे है। सरिता पांडे और इन लोगों को कई बार जो है वो राहुल गांधी के साथ देखा गया। और ये तमाम लोग जो हैं, ये इनका एक पूरा का पूरा गुट है। आप विजय पटेल के थ्रेड में जाकर देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा नेक्सस आपको समझ में आएगा। तो ये लोग हैं। और इस तरह की जो अजीत शाह है, जो इस सब के पीछे है, जो नदीम खान के पीछे है, जो शर्जील इमाम के पीछे है, और जो राहुल गांधी के साथ भी और सैम पित्रोदा के साथ मिला हुआ है, इस व्यक्ति का भाषण सुनिए। ये व्यक्ति भारत में इस तरह के उग्र प्रदर्शन, भारत में इस तरह के दंगे करने की साजिश आज से नहीं, बहुत पहले से रच रहा है। इसका आप पूरा भाषण सुनिए। अंत में आपको इसके भाषण के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, और इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये खतरा जो है बांग्लादेश में जो हुआ, उसका खतरा भारत के ऊपर भी अब मंडरा रहा है। देखना यह है कि भारत सरकार किस तरह से इन सब खतरों से निपटती है। अगर इससे पहले आप देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि चाहे किसान आंदोलन हो या शाहीन बाग जैसा आंदोलन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृहमंत्री अमित शाह ने बहुत ही चतुराई से, बहुत ही समझ के साथ इनको डील किया था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने ऐसी समझदारी शायद नहीं दिखाई और उसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ा। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको अजीत शाह के उस भाषण के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, जो आपको ये क्लू देगा, जो आपको प्रमाण देगा कि किस तरह से ऐसी भारत विरोधी ताकतें बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी बार बार करने की साजिशें कर रही हैं। सुनिए जरा। आज हमारे मुल्क में इंकलाब की जरूरत है और मैं आप लोगों से गुजारिश ये करता हूं कि आप लोग सोचिए, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि जिन सपनों को लेकर, ख्वाबों को लेकर इस मुल्क को आजादी दिलाई गई थी, क्या वो सपना, क्या वो ख्वाब पूरे हो गए हैं? ये हम सबको मालूम है कि ऐसा नहीं है। हमको आगे आकर पुलिस की गोलियों के लिए तैयार होना चाहिए, दोबारा जेल जाने के लिए तैयार होना चाहिए। हमको वो सारी लड़ाइयां फिर से लड़नी चाहिए। गांवों में लड़ी जा रही हैं, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, यहां आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरला में, गुजरात में, तमाम जगह लोग अपनी जमीन, अपने खेत, अपनी नदी, अपने नाले, अपने